हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने बादल नामक जो कविता है जो कि सुमित्रानंदन पंत ने लिखी है उसे हमने पढ़ना शुरू किया था और उसके लगभग हमने 4 पैराग्राफ कर लिए थे। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। और हमने पिछले लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि ये जो सुमित्रानंदन जी की जो ये कविता है बादल, ये उनका जो काव्य संग्रह है पल्लव, उससे ये संकलित की गई है। और इसमें बादल का जो है मानवीकरण किया गया है और बादल जो है कि स्वयं ही अपने बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार वो इंद्र के सहचर हैं, वायु के सहचर हैं और किस प्रकार जो कि सूरज और लहरों से उनका संबंध है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी जो है कि बादल ही अपने बारे में बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस प्रकार वो जो भूमि में समाहित होकर उनके बीजों को अंकुरित करके जो आकाश में बादलों के समान क्रीड़ा करने का जो वो चित्र है वो यहाँ पे उन्होंने प्रस्तुत किया है बादलों के माध्यम से पंत जी ने। तो यहाँ पे भूमि गर्भ में छिप विहंग से फैला कोमल रोमिल पंख। तो यहाँ पे क्या कह रहा है बादल कि हम जो हैं यानी कि बादल जो हैं वो किसी पक्षी की भांति अपनी कोमल रोईदार पंख फैलाकर पृथ्वी पे उतरते हैं। अब बादल जो है वो देखने में बहुत ही कोमल और रोईदार से लगते हैं और बहुत ही ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल कोई कोमल सी रोई हो। तो इसीलिए उसने कहा है, बादल ने जो है, जो पंत जी ने उन्हें जो उपमा दी है, जो उन्हें उदाहरण दिया है वो है पक्षी के कोमल रोएदार पंख की का उन्होंने उदाहरण देकर कहा है कि वो पक्षी के समान जो है पृथ्वी पर उतरकर अर्थात वर्षा करके उसके अंदर जल के रूप में इस प्रकार स्वयं को छिपा लेते हैं जैसे कि कोई आकाश में उड़ने वाला कोई जो विशाल पक्षी है अपने बड़े रोएदार पंखों को फैलाकर उनके सहारे पृथ्वी पर उतरता है और पृथ्वी पर ही जो उनका घोंसला है उसमें छिप जाता है। तो यहाँ पर बादल से क्या मतलब है उसका, तो यहाँ पर उन्होंने पक्षी के समान ही बादलों को बताया है और कहा है कि पृथ्वी के भीतर बने अपने घोंसलों में स्थित अंडों को सेकर जिस प्रकार एक पक्षी जो है वो जीवन का आधार यानी कि अंडों से बच्चे निकालकर उसे अचेतन कीचड़ से छुटकारा दे देता है, उसी प्रकार देखो यहाँ पे है असंख्य अस्फुट बीजों में सेते सांस छुड़ा जड़ पंख। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो बादल हैं जैसे एक पक्षी जो है अपने रोएदार पंखों की तरह पृथ्वी पर उतरता है, ठीक, और फिर उसके बाद अपने घोंसले में छिप जाता है और वहाँ पर अपने जो अंडे हैं उन्हें सेकर उस निर्जीव जो अंडे हैं उन्हें सेकर उसमें जीवन का संचार करता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो है बादल को लिया गया है। कहते हैं कि बादल भी जल के रूप में पृथ्वी में छिपकर उसके भीतर अनगिनत बीजों को अंकुरित करके उसमें जीवन का संचार करते हैं। क्योंकि जैसे पक्षी जो हैं वो घोंसले में छिपे हुए जो उनके अंडे हैं उन्हें सेकर उसमें जीवन का संचार करते हैं, उसी प्रकार बादल जो है वो पृथ्वी के भीतर छिपे हुए जो बीज हैं जो रोपे गए हैं यानी कि छिपे गए हैं, दिखते तो नहीं होते हैं, तो उन्हें छिपे हुए बीजों में वो जीवन का संचार करते हैं। जैसे कि एक पक्षी जो है निर्जीव अंडों को सेकर उसमें जीवन डाल देते हैं और उसे अचेतन कीचड़ से उसे मुक्ति दिला देते हैं। उसी प्रकार बादल जो हैं वर्षा के रूप में पृथ्वी के भीतर जाकर अचेतन कीचड़ में दबे हुए उन बीजों को पृथ्वी से बाहर निकलने में निकालते हैं यानी कि उनमें जीवन का संचार करते हैं और उन्हें उस कीचड़ से छुटकारा दिला देते हैं। आगे कह रहे हैं कि विपुल कल्पना से त्रिभुवन की विविध रूप धर भर नभ अंग हम फिर क्रीड़ा कौतुक करते छा अनंत और में निशंक। अब बादल क्या है, आगे कहते हैं कि हम तीनों लोगों अर्थात संपूर्ण विश्व की विशाल और विविध कल्पनाओं के समान विभिन्न प्रकार के रूप धारण करते हैं। कि विपुल कल्पना से त्रिभुवन के विविध रूप धर यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि विविध प्रकार के रूप धारण करते हैं। विविध रूप धर यानी कि विभिन्न प्रकार के रूप धारण करते हैं त्रिभुवन यानी कि तीनों लोकों में यानी कि संपूर्ण विश्व की विशाल और विविध कल्पनाओं के समान जितने भी इस विश्व में विशाल और विविध तरह की कल्पनाएं हैं उसके समान ही विविध रूप धारण करते हैं और आकाश की गोद को भर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बादलों को जब हम देखें तो कई तरह के आकार के दिखाई देते हैं। कभी कभी वो किसी जो हमने देखे हुए होते हैं उसके समान ही लगते हैं, कभी वो हाथी जैसा लगता है, कभी घोड़े जैसा। तो इसी चीज़ को उन्होंने कहा है कि त्रिभुवन में यानी कि संपूर्ण लोक में जितनी भी कल्पनाएँ की जा सकती हैं उन सभी कल्पनाओं के समान ही हम विविध रूप धर के इस जो पूरा आकाश है इसकी गोद को भर देते हैं। नभ अंक मतलब गोद, तो इस पूरे आकाशी गोद को हम भर देते हैं। अर्थात इस प्रकार
हम जो हैं सारे आकाश में छा जाते हैं, कि हमें देखकर तीनों लोगों की विस्तृत कल्पना भी साकार होती हुई प्रतीत होती है। अब कह रहे हैं हम फिर क्रीड़ा कौतुक करते छा अनंत और में निशंक। तो हम जो है वो निर्भय होकर आकाश के हृदय पर छा जाते हैं और इधर उधर दौड़ते हैं और अनेक प्रकार के आश्चर्यपूर्ण खेल खेलते हैं। आगे देखते हैं। कभी चौकड़ी भरते मांग से मुँह पर चरण नहीं धरते, मत मतगंज कभी झूमते, कभी शशंक नभ को चढ़ते। आगे क्या कह रहे हैं कि बादल कहते हैं कि हम आकाश में कभी हिरण के समान चौकड़ी भरते हैं, यानी कि आकाश में चौकड़ी भरते हैं हिरण के समान, लेकिन पृथ्वी पर पैर नहीं रखते। कहते हैं फिर भी हम धरती पर पैर नहीं रखते, हिरण के समान चौकड़ी जरूर भरते हैं लेकिन धरती पर पैर नहीं रखते। कभी हम मत वाले हाथी के समान झूमते हुए चलते हैं, मत मतगंज कभी झूमते, कभी मत वाले हाथी के समान झूमते हुए चलते हैं, और कभी हम खरगोश के समान चौकन्ने होकर आकाश रूपी खेत को चढ़ते। फिर सजग शशंक, शशंक मतलब यहाँ पे खरगोश को कहा गया, नभ को चढ़ते, कि भाई उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, पहली लाइन में कह रहे हैं मृग के समान चौकड़ी भरते हैं, मुँह पर चरण नहीं धरते, लेकिन पृथ्वी पर चरण नहीं धरते। तीसरी लाइन में कह रहे हैं मतगंज कभी झूमते, कभी मत वाले हाथी के समान झूमते हैं, तो कभी सजग शशंक यानी कि चौकन्ने हिरण के खरगोश के भांति जो है वो आकाश रूपी जो खेत है उसको चढ़ते हैं अथवा उनमें विचरण करते हुए दिखाई देते हैं। तो आशय क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि आकाश में जब बादलों के छोटे छोटे टुकड़े तेज़ी से दौड़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हिरण जो है वो चौकड़े भर रहे हैं, क्योंकि हवा के वेग से बादलों के झुंड क्षण मात्र में कहीं से कहीं पहुँच जाते हैं। इसी प्रकार काले गहरे रंग के कुछ बड़े बादलों के समूह जो है वो मत वाले हाथियों के समान दिखाई देते हैं, और कहीं कहीं श्वेत बादलों के टुकड़े जो हैं वो खरगोशों के समान आकाश में विचरण करते दिखाई देते हैं। इन श्वेत बादलों के चले जाने के बाद आकाश जो है वो नीला और साफ दिखाई देता है। यही हर खरगोशों का आकाश को चढ़ जाना है। मतलब जब बादल से बिल्कुल आकाश साफ़ हो जाता है तो कैसा लगता है, बिल्कुल नीला और साफ़ आकाश लगता है। तो उसी चीज़ को इन्होंने क्या कहा है कि छोटे छोटे बादल जो हैं वो खरगोशों के समान ऐसे लगते हैं जैसे उन्होंने आकाश को चढ़ लिया हो, उसे बिल्कुल साफ़ कर दिया हो। और आगे कह रहे हैं कि विभिन्न रूपों वाले ये बादल जो हैं धरती पर पैर नहीं रखते, अर्थात बड़े अभिमानी भी हैं। कभी कीश से अनिल डाल में नीरवता से मुँह भरते, बहुत वृहद गृद्ध से विहग छंदों को बिखरते नभ में तरते। आगे क्या कह रहे हैं, बादल आगे कहते हैं कि कभी हम बंदरों की भांति हवा रूपी डाल से लटक जाते हैं और शांति से मुँह भर लेते हैं। कभी कीश से अनिल डाल पे, कि कभी कभी तो हवा रूपी डाल पे लटक जाते हैं बंदरों की भांति और शांति से मुँह भर लेते हैं। नीरवता मतलब शांति, शांति से मुँह भर लेते हैं। कभी हम बड़े बड़े गिद्धों के समान विशाल पंखों को फैलाते हुए आकाश में तैरते हैं। वृहद गिद्ध से विहग छदों को बिखरते नभ में तरते। कहते हैं कभी तो हम बंदरों की भांति जो हवा रूपी डाल से लटक जाते हैं, तो कभी शांति से मुँह भर लेते हैं, यानी कभी कभी ऐसा लगता है बिल्कुल शांत है एटमॉस्फेयर, बिल्कुल कोई चू भी नहीं है, तो उसी को इन्होंने कहा है कि शांति से अपना मुँह भर लेते हैं। और तो कभी कभी बड़े बड़े गिद्धों के समान जो है अपने विशाल पंखों को फैलाते हुए आकाश में तैरते रहते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब यह है कि जब आकाश में यथातथ बादलों के टुकड़े बिखरे होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे डालों पे जो है बंदर लटके हुए हैं, और जिस प्रकार डाल पर बैठा बंदर नीरवता से मुंह भरकर चुपचाप बैठा रहता है, उसी प्रकार हम भी आकाश में बिना कोई शब्द किए शांति से छाए रहते हैं। कभी कभी बड़े बड़े श्वेत रंग के बादल उड़ते हुए ऐसे लगते हैं जैसे मानो बड़े बड़े गिद्ध जो हैं वो आकाश में तैर रहे हैं, जो अपने बड़े बड़े पंखों से समस्त आकाश को आच्छादित कर रहे हैं। तो अब इसमें विशेष देख लेते हैं कि विशेष क्या क्या है। तो शुरू के 2 पैराग्राफ में जो है इन्होंने बताया कि कल्पनाओं के बारे में बताया कि किस प्रकार जितनी भी कल्पनाएं हैं संसार में उन सबको जो है वो बादल जो हैं उसमें उसे साकार करते हुए प्रतीत होते हैं। तो इसमें भी भाषा जो है वो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली ही है, और पूरी पोएम में खैर शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली ही है। अलंकार के अंतर्गत इसमें अनुप्रास, ध्वनि साम्य
और मानवीकरण है। और सेकंड वाले 2 पैराग्राफ हैं, लास्ट वाले 2 पैराग्राफ हैं, उसमें अलंकार जो है वो भी अनुप्रास है, उपमा है, रूपक, श्लेष और मानवीकरण तो है ही सब में, क्योंकि हमने बादलों का जो है वो मानवीकरण यहाँ पे सुमित्रानंद पांडे जी ने किया है। तो ये जो काव्यांश है ये थोड़े से ज़्यादा उपमाओं से भरे हुए हैं, इसलिए हर एक लाइन में एक अलग अलग कवि जी ने एक उदाहरण दिए हुए हैं, वो हर एक उदाहरण हमें अलग अलग लाइन से देखने, कोई भी लाइन किसी और लाइन के साथ मिक्स नहीं करनी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।